जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की जो इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पीसीएस जो 11 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसके पेपर का एनालाइज चल रहा है। तो उस पेपर की सीरीज का ये आज का हमारा फोर्थ वीडियो है, यानी कि फोर्थ वीडियो लेक्चर है हमारा। तो इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आपने वो तीनों वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया इसे देखने से पहले उन तीनों को देख सकते हैं। जैसे कि आप उन तीनों में क्या दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि भूगोल के जो प्रश्न और हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं वो लगभग 20-20 की क्वांटिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ से जो क्वेश्चन हैं लगभग 20 क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 42, भारत की संवैधानिक विकास, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो जो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3rd और ऑप्शन डी है 4th ए। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि जो हमारा 9 पार्ट है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं 9 पार्ट में है पंचायत, और 9th कै में है नगर पालिकाएँ, और 6 में है राज्य, और आपका 3rd में है मौलिक अधिकार, और आपके 4th ए में है मूल कर्तव्य, यानी कि 4 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? यानी कि तृतीय तल का मतलब ये है कि जो पंचायत और नगर पंचायत कब जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी 92 में, यानी 1992 में। भारतीय संघवाद व्यवस्था में पंचायत एवं नगर पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और 1992 में हुए संशोधन को तृतीय तल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी कि 1992 में हमारा जो तृतीय तल है वो जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं नंबर ए अंतर्राज्य परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 कै में है, और डी की बात करें तो डी है संघ लोक सेवा आयोग 315 में। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी संघ लोक सेवा आयोग 315 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 कै में है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, न कि केवल लोक सेवा आयोग का। नहीं, जो ये है आपका 315, इसमें स्टेट एंड यूनियन का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी बात की गई है, ना कि ओनली पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो आप देख सकते हैं मूल कर्तव्य 4th ए में है, राज्य जो 6 में है, ये भारत का महान्यायवादी भाग 13, और डी है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी, सी सुमेलित है, यानी कि जो भारत का महान्यायवादी है ये सही सुमेलित नहीं है, ये भाग 13 में नहीं है। व्याख्या देखते हैं, मूल कर्तव्य भाग 4 के में है, राज्य जो है भाग 6 में है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो है भाग 13 में है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भाग 13 में नहीं है। इस भाग 13 में जो है तो वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। और डी की बात करें तो संघ राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि भाग जो 14 है उसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की बात की गई है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है वो जो आर्टिकल 76 में है, और भाग कौन सा है? तो भाग 5th है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को कारण तथा दूसरे को कथन कहा गया है। कथन देखते हैं, कथन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता की एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, ये तो कथन हो गया। अब कारण की बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी की बात करते हैं, इसमें
ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। सही है इसका तो वो है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, संत शैली तथा परंपरागत शैली के तत्व समाहित हैं। वास्तव में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत प्राचीन है। जैसे वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र है, अतः स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है और कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो आप देख सकते हैं जो कूट है वो सही उत्तर चुनिए। इनमें से ऑप्शन ए है ए ओ आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ओ आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी जो है ए सही है किंतु आर गलत है। डी जो है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन की बात करें तो आंसर है इसका बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। इसमें एकात्मक और गैर संघीय व्यवस्थाएं हैं। जैसे केंद्र के पक्ष में व्यक्ति का संतुलन है, इसलिए केसी वियर ने भारतीय संविधान का अर्थ संघीय कहा है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अतः स्पष्ट है कि कथन ए एवं कारण दोनों सही है किंतु कारण ए कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। इससे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी बना है। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। ये जो क्वेश्चन है नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य राज्य के निर्देशक तत्वों से है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र का परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और डी है नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका अगर इसका आंसर की बात करो तो आंसर है डी, नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि जो आर्टिकल 3 में ये बात संभव नहीं है कि आप नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जबकि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन किसी आर्टिकल में, तो आर्टिकल 2 में है। और आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिला सकती है और किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी राज्य का सीमा घटा सकती है। इन सब के बारे में बात की है आर्टिकल 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 50। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देख सकते हो ऑप्शन क्या है। आर्टिकल 3 से 10, आर्टिकल 4 से 11, आर्टिकल 5 से 11 और आर्टिकल 6 से 11। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी। तो सी है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच नहीं है, उसके बारे में बात की गई है। ए है 39 ए, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बी है 40 ग्राम पंचायतों का गठन।
44 है समान नागरिक संहिता। और डी की बात करें तो है अनुच्छेद 48 में न्यायिक पालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें जो गलत है तो वो है डी, यानी अनुच्छेद जो 48 है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है। तो इसमें जो आर्टिकल है ये 48 से 50 है। 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा। और व्याख्या देखते हैं। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता। 48 में कृषि पशुपालन का संगठन, यानी 48 जो अनुच्छेद है उसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है। और 50 में कही गई है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। इसमें दे रखा केंद्र राज्य की कार्यपालिका आपात उपवन। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, यानी कि इसमें कहा गया है कि इनमें से किन पदाधिकारियों को संसद नहीं हटा सकती है। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन की बात इसमें दे रखे हैं ऑप्शन 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, ओनली 3। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, यानी कि जो ओनली 3 है, ओनली 3 में कौन है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें नहीं हटा सकती है संसद। व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 217(1) में कहा गया है। तो आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो वो 124 में के चौथे सब क्लास में हैं, और जो आपका हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें हटाने के लिए 217 सब क्लास 1 में बात कही गई है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना चाहते हो तो उसको जो आप वो बिल पेश करोगे उस बिल पर लगभग 100 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, वो भी लोकसभा से। और राज्यसभा से कितने सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 50 सदस्यों। किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी 2/3 से मेजोरिटी यानी बहुमत होना चाहिए। तो समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। यानी कि जो हमारे देश के जो भारत के नियंत्रक और महालेखा यानी कैग जो है और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हटाने की सेम योग्यताएं हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 317 में किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं नंबर 53, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो आंसर क्या है इसका, तो आंसर है इसके बी, यानी जो प्राक्कलन समिति है ये भारत की सबसे बड़ी समिति है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राक्कलन समिति का उद्भव 1921 में हुआ था, जो स्थायी वित्तीय समिति के गठन से देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 ईस्वी में ऐसी पहली समिति गठित की गई जो मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह समिति भारत संसद की सबसे बड़ी समिति है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। यानी कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, अब 30 सदस्य हैं, और ये जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, यानी कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, यानी कि योग्य होगा। और बी है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। यानी कि जो कैग है उसकी नियुक्ति कैसे होती है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। और इसके जो पारिश्रमिक यानी वेतन की बात करेगी तो वो कौन करेगा, तो संसद करेगा। ये बात दोनों में की गई है। तो सर ए, यानी केवल एक सही है, यानी कि जो ऊपर का है जो ए है वो सही है, यानी कि जो
राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से जज को चुनता है उसी तरह से कैग के सदस्यों को चुनेगा। व्याख्या देखते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यानी कि जो संसद है, संसद ना होकर जो पारिश्रमिक तय करती है तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकती है? तो संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत आती है? तो 108 के। तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी सामान्य विधेयक जो होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उसके गतिरोध पर बुलाया जाता है। व्याख्या देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जाने का प्रावधान है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई लोकसभा ने कोई बिल पास किया और उसे राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा और सामान्य बिल है और राज्यसभा उसे मंजूरी नहीं दे रही है, तो तब क्या करेगी? ये लोकसभा और राज्यसभा एक संयुक्त जो अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का प्लान बनाएगी जो 108 के तहत होती है, तब उस बिल को रखा जाता है और उसे पास कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जो आर्टिकल 61 है, 67 ख है, आर्टिकल 94 है, आर्टिकल 90 है। आंसर जो है आंसर सी है, यानी कि 2, 3, 4, 1 सही है। अगर आप इसके व्याख्या देखते हैं, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 67 ख जो उपराष्ट्रपति को हटाना है और 94 स्पीकर को हटाना है और 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। यानी कि आप यहाँ से एक बात याद रखना, 61 जो है राष्ट्रपति को हटाना है, 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना है, 94 स्पीकर को हटाना है और 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। यानी कि स्पीकर का मतलब होता है जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उसके बारे में बात की गई। यहाँ पर राज्यसभा के हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति और यहाँ पर राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि जो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कितनी जनसंख्या हो सकती है? तो आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि 12 होनी चाहिए। व्याख्या देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 58। केंद्र राज्य संबंध प्रशासन जम्मू एवं कश्मीर से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, यानी कि CVC का वर्णन करता है? तो आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि नन ऑफ द इनमें से कोई सा भी जो आर्टिकल है वो इस तरह का प्रावधान नहीं रखता है। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 में के 57 की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, यानी कि जो CVC का जो वर्णन है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा लिए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 276 में वृत्तियां, व्यापार, आजीविका और नियोजनों पर कर का उल्लेख है, यानी 276 पे क्या है? वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर है 59। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, जो हैदराबाद और कर्नाटक है
वह आर्टिकल 371 जे के तहत उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है। अगर इसकी व्याख्या की बात करते हैं, संविधान के आर्टिकल 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 यानी J&K राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान के अलावा अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 नागालैंड है, 371 मणिपुर है, 371 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, 371 सिक्किम है, 371 मिजोरम है, 371 अरुणाचल प्रदेश है, 371 जो है हैदराबाद और कर्नाटक के शामिल होने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 60, न्याय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है का सिद्धांत से स्पष्ट किया है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी जो केशवानंद भारतीवाद है 1973 का, उसमें साफ की गई है। और हाल ही में अभी इनका देहांत हो गया, तो इसी वजह से भी इस बार दोबारा ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। व्याख्या देखते हैं। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णय के माध्यम से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है कि भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो जो केशवानंद भारतीवाद है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि केशवानंद भारतीवाद किससे संबंधित है, तो वो है बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से। वो जो केस कब आया था 1973 में। ये बस 2-4 पॉइंट है, इसमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। नंबर ए राज्यपाल में, नंबर बी भारत के निर्वाचन आयोग में, सी है जिला पंचायत राज अधिकारी में, और जो डी है राज्य निर्वाचन आयोग में। तो जो इसका आंसर है वो है डी, राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसमें जो है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण से निहित होता है। यानी कि जो जिसका डी है उसमें सही है, इसमें यानी पंचायतों के कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के बारे में बात की गई है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की बात करें, व्याख्या है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य के पंचायतों के समस्त निर्वाचनों एवं नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचन अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत सरकार के संविधान अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 246 ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।